Assalamu alaikum. My name is Rai Muhammad Hassan. I'm a first year medical student at Shifa College of Medicine where I'm pursuing my double bachelor's in medicine and surgery. Acha. So today we'll be starting our first chapter of physics, forces and motion. अब इस चैप्टर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जनाब जो कि आपको याद रखनी है अपने माइंड में कि दिस इज द मोस्ट हाई यील्ड चैप्टर इन योर एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस। ओके, तो कोई भी एंट्रेंस टेस्ट ले लो, कोई भी उसमें इस चैप्टर के अराउंड 4 टू 5 एमसीक्यूज आना लाजिम है। ओके, मिनिमम रेंज देखें तो 3-4 एमसीक्यू आ जाएंगे, मैक्सिमम 5-6 भी एमसीक्यूज आते हुए मैंने खुद देखे हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात आ गई। उसके अलावा दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके जितने फंडामेंटल्स जो है ना सारे फिजिक्स के, वो इसी चैप्टर से बने हैं और वो आगे फिर आपके डिफरेंट और चैप्टर्स में अप्लाई होने हैं, जैसे वेक्टर्स, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन एंड एसेट्रा। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा, तो our first topic is position. So what is position? Position जो होती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की, it describes where an object is located at a particular time. Okay, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि हाँ, कोई ऑब्जेक्ट ना इधर इस जगह लोकेटेड है तो मैं उसकी एक पोजीशन ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ। फिजिक्स में थोड़ी सी पोजीशन की डेफिनेशन लेकिन डिफरेंट होती है बच्चों। तो बच्चों फिजिक्स में पोजीशन की डेफिनेशन के लिए हमारे पास 3 पैरामीटर्स होने चाहिए। ओके, तो ये जो 3 पैरामीटर्स हैं ना, ये हैं एक रेफरेंस पॉइंट, पहला, दूसरा डायरेक्शन स्लैश एक्सिस और तीसरा अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओके, अब रेफरेंस पॉइंट से क्या मतलब है जनाब? तो देखो, रेफरेंस पॉइंट जो है ना हमारा, सबसे पहले तो उसकी बात आपने ये याद रखनी कि इट शुड बी फिक्स्ड। अब रेफरेंस पॉइंट कोई भी ऐसा पॉइंट होएगा ना जहाँ से ना मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन जिसके अराउंड मैं डिस्क्राइब करूंगा कि फॉर एग्जांपल मैं ये खड़ा हुआ हूँ। ओके, ये मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरे से ऑलमोस्ट कोई 10 मीटर दूर कह दो ये एक बॉल पड़ी हुई है। ओके, अब कुछ देर बाद यही जो बॉल है ना, ये मूव कर जाती है एट अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 20 मीटर। ओके, 20 मीटर पे हो जाती है मेरे से दूर। तो देखो, अब इस बॉल की जो पोजीशन है इनिशियली 10 मीटर अवे थी मुझसे और बाद में 20 मीटर अवे हो गई मुझसे ही। तो देखो, मैंने अपने आप को ना इस केस में लिया है एज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इस केस में आई एम द रेफरेंस पॉइंट और जो बॉल की पोजीशन है ना वो मेरे अराउंड डिस्क्राइब हो रही है। ओके, कि इनिशियली बॉल जो थी ना वो राय से 10 मीटर मीटर दूर थी और कुछ देर बाद वही बॉल जो है राय से 20 मीटर दूर चली गई। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास एक डायरेक्शन या फिर एक्सिस होना चाहिए या फिर आपके पास कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिस होना चाहिए। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिस जो है, ये बात आप ना टाइप्स ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स की ना टॉपिक में ना काफ़ी डिटेल में समझोगे। ओके, तो आपके पास बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिस होना चाहिए। ठीक है, या फिर एक एक्सिस भी हो जाए दैट इज आल्सो इनफ फॉर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन। तो अगर मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगा ये देखो, अब वही बॉल की एग्जांपल लेते हैं। तो ये एक बॉल है। ओके, और ये जो बॉल है ना ये मूव कर रही है 10 मीटर। तो 10 मीटर किधर मूव कर रही है? तो अगर मैं ये बोल दूं कि दिस बॉल इज मूविंग 10 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो हमें बॉल की अब एग्जैक्ट पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं पता चल गई कि ये जो बॉल है ये इसने मूव किया है 10 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो ये 10 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस मूव करके फर्ज करो इधर पहुंच गई। तो इतनी सी बात है बच्चों। ठीक है, एक ये, तो हमें एक एक्सिस या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिस भी चाहिए होते हैं। हम दो एक्सिस या तीन एक्सिस भी यूज कर सकते हैं टू डिस्क्राइब द पोजीशन। ओके, इधर कन्वीनियंस के लिए और ये चीज़ों को इजी रखने के लिए मैंने एक एक्सिस डिस्क्राइब किया। इसके बाद आ जाता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन को एक और नाम कहते हैं जीरो पॉइंट। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात याद रखने की दिस इज नॉट नेसेसरी। ठीक, नॉट नेसेसरी
टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके। तो लाइक आप पॉइंट ऑफ ओरिजिन अगर हो जाए तो पोजीशन डिस्क्राइब हो जाएगी, ज़्यादा बेटर डिस्क्राइब हो जाएगी। ना भी हो हमारे पास पॉइंट ऑफ ओरिजिन तो फिर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट की जो एग्जैक्ट पिन लोकेशन है या पोजीशन है वो फिर भी हमें पता चल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस कि ये जो ऑब्जेक्ट है 10 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस है, 5 मीटर अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है, और कह दो 3 मीटर अलोंग जेड एक्सिस है, ठीक है। तो हमें फिर भी ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन पता चल रही है। हमारा बेसिकली जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन का काम है ना, ये छोटी-सी एक समझने की बात है। हमारा जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन का काम है ना, वो इस केस में हमारा फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट भी कर रहा है, ओके? तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज़न्ट एक्ज़ैक्टली नेसेसरी, एक एडेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देती है, वैसे लाज़मी नहीं होता। अब इसके बाद हमारे अगले टॉपिक पे आ जाते हैं हम, दैट इज़ रेस्ट। व्हाट इज़ रेस्ट बच्चों? तो रेस्ट की डेफिनेशन ना मैं वही वही फॉलो करूँगा जो आपकी ना बोर्ड बुक्स में लिखी है। रेस्ट इज़ बेसिकली डिस्क्राइब्ड एज़ चेंज, ओके सॉरी, no change in position with the passage of time, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन जो है ना वो नहीं चेंज करी विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। कि फर्ज करो ये बॉल जो थी इनिशियली लोकेटेड थी अबाउट 2 मीटर फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो कुछ टाइम बाद भी ना ये बॉल इसी लोकेशन पे पड़ी होगी, यानी ये बॉल पड़ी होगी 2 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। पोजीशन नहीं चेंज हुई, दैट मीन्स कि बॉल जो है ना दैट इज एट रेस्ट, ठीक है। अब हमारा अगला जो पॉइंट आ जाता है दैट इज मोशन, ओके। तो व्हाट इज मोशन? तो इसकी डेफिनेशन बहुत मुश्किल है मेरे बच्चों, होपफुली होपफुली 2-3 सालों में आपको याद हो जाएगी। मोशन इज चेंज इन पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन कैसे? फर्ज करो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियली था 5 मीटर अवे फ्रॉम मी, ओके। ये मैं खड़ा हूँ और ये ऑब्जेक्ट है। कुछ टाइम बाद वही जो ऑब्जेक्ट है ना वो मूव कर जाता है मुझसे 10 मीटर की दूरी पे, ओके। तो देखो ऑब्जेक्ट जो है उसकी ओरिजिनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में चेंज आ गया, तो हम कह सकते हैं ना कि ऑब्जेक्ट ने अंडरगो किया क्या? मोशन, ठीक है। इतनी सी बात है। अब एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों, कि द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, state of rest and motion are relative to each other, okay। relative to each other कैसे? यानी अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस में रेस्ट पे है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो दूसरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस में भी रेस्ट पे ही होएगा। देयर इज अ चांस कि वो मोशन भी अंडर को करो किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ये बात आपको ना एग्जांपल से ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। फर्ज करो ये अर्थ है, अर्थ पे ये एक रूम है, इस रूम में मैं खड़ा हुआ हूँ, ओके। तो देखो अब क्या होता है, अब टू एन ऑब्जर्वर जो इस रूम को एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहा है ना, कह रहा है कि ये रूम को ना मैं एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता हूँ, तो विद रेफरेंस टू द रूम मैं तो रेस्ट पे हूँ, है ना। ये देखो ये राय बना हुआ है और राय जो है वो रेस्ट पे है ना। लेकिन हमें ऑलरेडी एक और बात भी बच्चों पता है कि द अर्थ इज इन अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन, ओके। अर्थ जो होती है वो मूव नहीं कर रही होती लगातार, वो अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है, उसके अलावा वो सन के अराउंड जो होती है मूव कर रही होती है ना। तो बात सिंपल सी है कि अगर मैं अर्थ को एज ए रेफरेंस पॉइंट लूँ ना, तो विथ रेफरेंस टू द अर्थ ना मैं मूव कर रहूँगा, है ना। अर्थ भी मूव कर रही है, मैं भी साथ मूव करता जा रहा हूँ। तो देखो, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने लिया, उसमें मैं रेस्ट रेस्ट पे था, ठीक है? अगर मैं रूम को एज़ अ रेफरेंस ले रहा हूँ, तो मैं रेस्ट पे हूँ। लेकिन अगर मैं पूरी अर्थ को एज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहा हूँ, तो उस केस में मैं मोशन अंडरगो कर रहा हूँ, ठीक है?
ये छोटा-सा एक पॉइंट है, आई होप ये क्लियर हो गया। उसके अलावा एक और छोटी-सी बात जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर योर एग्ज़ाम्स, वो ये है कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ओके? मतलब कि आपकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है ना, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो ऑब्जेक्ट सारे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में रेस्ट में होएगा। सिमिलरली अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो ऑब्जेक्ट सारे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन में ही होएगा, ठीक है? इसको ना समझने के लिए ना नीचे जो पिक्चर्स है ना, इनसे बहुत क्लियर हो जाएगा आप लोगों का ये पॉइंट कि देखो, ये बस में मल्टीपल लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? अब मैं कहता हूँ कि ये मैं हूँ। अब देखो, अब टू ऑल द पैसेंजर्स इनसाइड द बस, जितने बस में लोग बैठे हुए हैं, उनकी नज़रों में मैं तो रेस्ट में ही हूँ, है ना? ये सारे जो पैसेंजर हैं, ये सारे भी रेस्ट में हैं, मैं भी रेस्ट में हूँ विद रेफरेंस टू ईच अदर, ओके? इवन दो देखो, बस जो है वो अंडरगो क्या कर रही है? मोशन, ठीक है? बस जो है मूव कर रही है, लेकिन जितने पैसेंजर्स अंदर हैं, वो एक-दूसरे को देखेंगे, वो कहेंगे कि हाँ यार, तुम तो रेस्ट पे हो, है ना? तुम अपनी जगह से तो मूव नहीं कर रहे, है ना? देखो ये, अगर मैं इधर बैठा हूँ, तो मैं अपनी सीट से तो मूव नहीं कर रहा, है ना? मैं एक ही जगह बैठा हुआ हूँ, तो आई एम एट रेस्ट। बट इमेजिन करो कि एक ना बाहर इस बस के ना एक ऑब्जर्वर खड़ा होता है, ठीक है? अब वो ऑब्जर्वर जो है, वो इस बस को देख रहा है, और ये जो बस है, ये मोशन अंडरगो कर रही है ना? दिस बस इज अंडरगोइंग मोशन। तो क्या होता है? तो अगर ये बस मोशन अंडरगो कर रही है ना, तो सारे पैसेंजर्स जो हैं वो भी मूव करेंगे, है ना? ये पैसेंजर मूव कर रहे हैं, ये भी पैसेंजर मूव कर रहे हैं, सब में पैसेंजर जो है मूव कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू कीवर्ड क्या है? विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स में क्या आ जाते हैं? ये जो पूरे रोड आ गए, पीछे दरख्त आ गए। अगर मैं इन्हें एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस लूँ, तो ये जो सारी सराउंडिंग्स हैं, ये तो रेस्ट में है ना, रोड तो कहीं नहीं मूव कर रही है ना, लेकिन बस जो है वो मूव कर रही है, और बस के अंदर सारे पैसेंजर्स भी मूव कर रहे हैं। तो टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस, ना सिर्फ बस, बल्कि सारे जो पैसेंजर्स हैं ना, वो सब भी होंगे इन अ स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है? टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है? अब टाइप्स ऑफ मोशन में क्या होता है बच्चों? तो टाइप्स ऑफ मोशन हमारी मल्टीपल टाइप्स हैं। हमारी टाइप्स होती हैं बेस्ड ऑन द लाइन ऑफ मोशन, बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ मोशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके, आज हम कोऑर्डिनेट्स की बेसिस पे टाइप्स ऑफ मोशन करेंगे। अब एक चीज याद रखना बच्चों, कि कोऑर्डिनेट्स में जो मोशन होता है ना, उसकी एक डिपेंडेंसी होती है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी independent directions are needed to describe the change in position। ठीक है? कैसे? मैं बताता हूँ। तो देखो, अब एक ऑब्जेक्ट है, सही है? ये फर्ज करो ये मैं हूँ, मैं अपने आप को एक ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करूंगा, है ना? तो देर इज नो चेंज इन माई कोऑर्डिनेट्स अलोंग द वाई एक्सिस, है ना? वर्टिकल मोशन तो नहीं अंडरगो कर रहा है ना? सिमिलरली मैं जो हूँ, जेड एक्सिस जो होता है, जो इनटू द और आउट ऑफ द प्लेन होता है, उसके अलोंग भी मेरा कोई मोशन ही अंडरगो का हो रहा है ना? तो इन दोनों एक्सिस में मेरा मोशन ही अंडरगो हो रहा है। मेरा जो मोशन सारा अंडरगो हो रहा है, वो अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है। तो इस केस में मेरे मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ना, एक्स एक्सिस इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अगर मैं इनिशियली इस पॉइंट 0 पे था, तो आफ्टर लाइक 10 सेकंड्स अगर मैं आ जाता हूँ पॉइंट 1 पे, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं ना मूव किया हूँ अबाउट 1 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी मैं कह सकता हूँ, या फिर मैं इधर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लूँ। सिंपल सी बात। ओके, आई होप ये क्लियर हो गई हो बच्चों। इसके बाद आ जाते हैं हमारे अगले पॉइंट पे अब हमने इसकी टाइप्स पढ़नी है। तो सबसे पहली हमारी जो टाइप है, दैट इज वन डायमेंशनल मोशन। तो व्हाट इज वन डायमेंशनल मोशन? वन डायमेंशनल मोशन इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पहली बात। ये टर्म्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज वन डायमेंशनल मोशन। तो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन जो होता है, वो वन डायमेंशनल मोशन होता है। ओके,
इसके अलावा आपने एक बात याद रखनी है जनाब कि इसमें ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस, ओके। ठीक है, तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट में आपका जो है ना चेंज इन पोजीशन हो सकता है। वो आपका कोऑर्डिनेट एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है ना। तो किसी भी एक कोऑर्डिनेट में आपका चेंज इन पोजीशन होएगा उसे हम कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन, ओके। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने साथ एक पिक्चर लगाई हुई है, ठीक है। अब ये देखो, बॉल जो है ये मूव कर रही है टूवर्ड्स राइट, है ना। बॉल इज मूविंग टूवर्ड्स राइट। और क्या ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कोई अंडरगो कर रही है अलोंग वाई एक्सिस? नहीं। क्या ये इनटू और आउट ऑफ द प्लेन मूव कर रही है अलोंग जेड एक्सिस? नहीं। ये तो मूव कर रही है सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस। तो जब सारा मोशन ही अलोंग एक्स एक्सिस होएगा तो हम इसे कहेंगे कि ये है वन डायमेंशनल मोशन, ओके। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं देता हूं कि देखो एलिवेटर देखो है ना बच्चों। तो एलिवेटर में क्या होता है, एलिवेटर जो होता है वो या तो अप मूव कर होता है, डाउन मूव कर होता है ना। तो इस केस में क्या एलिवेटर जो है अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर है क्या? नहीं। क्या ये इनटू और आउट ऑफ द प्लेन मूव कर है? नहीं। तो जब सारा मोशन ही अलोंग वाई एक्सिस है तो ये भी आ जाता है आपका वन डायमेंशनल मोशन, ओके। इसके बाद आपकी अगली जो टाइप आ जाती है मोशन की, दैट इज टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में क्या होता है बच्चों? तो सबसे पहले टू डायमेंशनल मोशन का ना आपको एक जो मेन पॉइंट याद रखना है, दैट इज कि इट इज कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें देयर विल बी चेंज इन टू कोऑर्डिनेट्स, ओके। आपके तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, इसमें किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स में चेंज होएगा। अब काफी एक कॉमन मिस इंटरप्रिटेशन है कि हाँ, लाइक आपका चेंज जो होना है ना वो सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में ही होना है, बिल्कुल नहीं। आपका जो चेंज इन कोऑर्डिनेट्स है वो आपका वाई जी एक्सिस में भी हो सकता है, एक्स जी एक्सिस में भी हो सकता है और एक्स वाई एक्सिस में भी हो सकता है। हम एक्स वाई एक्सिस इस वजह से लेते हैं बिकॉज हम मोस्टली टू डायमेंशनल मोशन एट दिस स्टेज पढ़ रहे होते हैं। तो टू डायमेंशनल मोशन जो होता है ना सारा वो एक्स वाई एक्सिस में आता है ना। अब एक और बच्चे पूछेंगे कि सर व्हाट इज अ प्लेन। तो प्लेन को डिस्क्राइब करने के लिए ना मैं तुम लोगों को ना ये देख दो एक्सेस बना के देता हूँ, ओके। तो ये वाई एक्सेस बन गया और ये एक्स एक्सेस बन गया है ना। तो अब ये जो वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस के बीच ये जितनी रीजन है ना इस सबको मैं कहूंगा प्लेन, ठीक है। और इसी प्लेन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो उसे हम क्या कहेंगे, मोशन इन अ प्लेन, सिंपल सी बात, ठीक है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो है ना दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत हाई पॉइंट है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के कौन से टाइप का मोशन है। तो हमेशा याद रखना कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल टाइप ऑफ मोशन, ओके। पहली बात, अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हो रहा है। अब ये जो रॉकेट है, ये जो मिसाइल है ये मूव कर रहा है बोथ अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कैसे? देखो अलोंग एक्स एक्सिस अगर देखें तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अंडरगो कर रहा है ना जनाब। सिमिलरली ये जो है ऑब्जेक्ट हमारा ये अलोंग वाई एक्सिस भी डिस्प्लेसमेंट अंडरगो कर रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट दोनों अलोंग एक्स और वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट अंडरगो कर रहा है तो इस केस में हम कह सकते हैं कि दिस इज मोशन इन अ प्लेन, है ना। दो एक्सिस इन्वॉल्व हैं तो ये है मोशन इन अ प्लेन। और मोशन इन अ प्लेन क्या होता है बच्चों? टू डायमेंशनल मोशन, इतनी सी बात थी, ठीक है। अब आ जाती है हमारी फाइनल टाइप दैट इज थ्री डायमेंशनल मोशन। तो व्हाट इज थ्री डायमेंशनल मोशन, ओके। तो थ्री डायमेंशनल मोशन की आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी दैट इज कि इट इज मोशन इन स्पेस, ओके। स्पेस ये नहीं कि स्पेस में जाके कोई मोशन ऑब्जेक्ट अंडर को करे तो थ्री डायमेंशनल मोशन है। स्पेस यानी आपके तीनों जो एक्सिस है ना, तीनों जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनमें जो मोशन अंडर को हो रहा होएगा ना उसे हम थ्री डायमेंशनल मोशन कहेंगे। और वो तीन एक्सिस क्या है? एक्स वाई और जेड, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब इन तीनों एक्सिस में मूव करेगा ना तो उसे हम कहेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन। इस पिक्चर से आपको बहुत क्लियर हो जाएगी ये बात
कि सर थ्री डायमेंशनल मोशन होता क्या है? तो देखो ये जो बॉल है, ये गोल के टुवर्ड्स मूव कर रही है ना? तो अब ये गोल के टुवर्ड्स मूव कर रही है तो ये थोड़ी-सी ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी अंडरगो कर रही है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस होती है। थोड़ी बहुत ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी अंडरगो कर रही है, ठीक है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है अलोंग वाई एक्सिस और ये इनटू द प्लेन जा रही है ना? इनटू द प्लेन जा रही है और इनटू द प्लेन किस एक्सिस में होता है? अलोंग ज़ेड एक्सिस, ठीक है? तो तीनों एक्सिस जब इन्वॉल्व्ड हैं, तो ये जो मोशन हुआ दिस विल बी थ्री डायमेंशनल मोशन, ओके? इसके अलावा एक छोटा-सा हाइजीन पॉइंट एग्ज़ाम्स के लिए, वो ये है कि थ्री डायमेंशनल मोशन जो होता है ना, उसका एक और एग्ज़ाम्पल आता है मोशन ऑफ अ ड्रोन। अब इस बात से मैं बहुत डिसएग्री करता हूँ कि मोशन ऑफ अ ड्रोन कैसे थ्री डायमेंशनल हो सकता है, बट ये बुक्स में लिखा हुआ है तो याद कर लो कि काफ़ी दफ़ा आपके जो रट्टे वाले पेपर्स होते हैं ना, जिन पेपर्स में रोट लर्निंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मेमोराइजेशन बेस्ड एमसीक्यू ज़्यादा होते हैं, तो उनमें ना इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं एंड लॉट ऑफ टाइम्स बच्चों के ना गलत हो जाते हैं जल्दी में। तो याद रखना कि मोशन ऑफ अ ड्रोन जहाँ भी आए तो हमने सिंपली कहना है कि वो है थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है?